हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि आप तो इस वीडियो के एंड तक आपको सारा जो भी टर्म्स है, जो भी इंपॉर्टेंट है, सब आप तो याद हो जाए, सारे एग्जाम्स में आप तो वो हेल्प करे। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आप इस वीडियो को कंप्लीट देते हैं। और मैं सारे प्लान्स जो है उसमें जीडीपी कितना था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो मैं एक अलग सेपरेट में बताऊँगा। क्योंकि इंडिविजुअली अगर क्योंकि टोटल हमारे पास 12 हैं 5 ईयर प्लान, तो अगर हम सबका इंडिविजुअली जीडीपी देते हैं तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आप तो याद करने के लिए। तो उसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो मैं सेपरेट वीडियो में वो भी डाल दूंगा कि कौन सा तीसरा चाहे जीडीपी था, कौन सा 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा, कौन सा 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा, वो सब कुछ हम एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम सारा 12 पूरा 5 ईयर प्लान पढ़ लेते हैं अच्छे से। जो शुरू का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए शुरू में आप अच्छे से ध्यान देते हैं। बाकी 10th 11th 12th उतना छोटा है, उसमें इतना मूवमेंट नहीं हुआ था, इसके लिए बाकी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लानिंग इंडिया हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पे हमारे देश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं थे हम लोग। तो हम लोग ने उसके लिए प्लानिंग का स्टार्ट किया, हम लोग ने 5 ईयर प्लान का स्टार्ट किया ताकि हमारे इकोनॉमी जो स्थिति है वो अच्छी हो सके। तो प्लानिंग ऑफ इंडिया का स्टार्ट हुआ, उसमें हमने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया इसके लिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब थी। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे बहुत ख़राब थी, तो उसके लिए हमने ये प्लानिंग का 5 ईयर प्लान था स्टार्ट किया था। हम लोग 5 ईयर प्लान बनाएंगे, उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक मॉडल होगा, उसमें जो ऑब्जेक्टिव का फुलफिलमेंट का हम लोग कोशिश करेंगे, जीडीपी का एक टारगेट लेंगे, जिस जीडीपी को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम लोग पढ़ते हैं। ये तब से तब तक था, 1951 से 1956 तक था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या? एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सिंचाई, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस सब का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका मॉडल का नाम क्या था? हेरोड-डॉमर मॉडल और टेनीसियन मॉडल। क्या नाम था? हेरोड-डॉमर मॉडल और टेनीसियन मॉडल। इस मॉडल का नाम यही था। जैसे आप इस मॉडल का नाम आप ये समझ थे, जैसे मेरा नाम मुरली मनोहर है, तो वैसे ही इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये नाम था। जैसे जो भी डेटा था, जो भी मतलब उस टाइम पे इकोनॉमिस्ट थे जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे, उन्हीं के नाम पे डाल दिया जा रहा था। उस सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, उनके नाम पे क्यों डाल दिया जा रहा था, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब हम लोग पढ़ेंगे आधे है, ठीक है। तो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए थे, जो जिसका फाउंडेशन रखा गया था, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। वो सब होता क्या है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ इसमें है। जैसे कि 1950 में एनएसएसओ हुआ था। एनएसएसओ क्या? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का गठन हुआ था उस समय पे। 1951 में सीएचओ हुआ था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये क्या था? नेशनल इनकम जो भी हो रहा है हमारे इंडिया का, वो एस्टिमेट करने के लिए कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका भी एक फार्मूला था, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब 1952 में फैमिली प्लानिंग, उस समय पे भी जो था फैमिली एक्सपोनेंशियल हो रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस तरह फैमिली प्लानिंग का इंट्रोडक्शन हो गया था। हाँ, तो उस समय पे क्या था कि फैमिली प्लानिंग जो था वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ गया था। 1952 में क्या हुआ था, फैमिली प्लानिंग जो थी, मतलब पॉपुलेशन जो बहुत था इंडिया था वो बढ़ने लग गया था। तो उसी समय पे गवर्नमेंट ने प्लानिंग वो डिसाइड किया थी फैमिली प्लानिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे उस समय पे। तो उस समय पे लाया गया, लेकिन अच्छे से हो नहीं पाया, तो बाद में उसे रीस्टार्ट भी किया गया एज ए टाइम। जैसे 5 तरह रहेगा, हम लोग अलग अलग 5 ईयर प्लान में भी ये चीज़ देखेंगे, तो वो रीस्टार्ट हो रहा है, 5 ईयर प्लान वापस से रीस्टार्ट हुआ, पर तभी भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इस वजह से, तो तभी भी अच्छे से इंप्लीमेंट उसका नहीं हो पाया, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान इंडिया ने 1952 में स्टार्ट किया। ये जो 5 ईयर प्लान हमारा इंडिया का था वो कहाँ से डेवलप किया? ये फॉर्मल यूएसएसआर से हुआ था। यूएसएसआर तो अभी जो ऐसे रसिया के पेन में मेन देखा जाता है, तो ये पार्ट हुआ रसिया था, लेकिन बाकी इस टोटल देखा जाए तो 15 देश जो था वो पूरा मिलते फॉर्मल यूएसएसआर बनता था। बाद में ये टूट गया, ठीक है। ये कैसे टूटा, क्या हुआ, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इतना ही इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो भी था ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट ऑफ व्यू से। बात है इसमें मैं बहुत कुछ, जैसे कि मैं जीडीपी नहीं बताया था, जीडीपी टारगेट कितना था, जीडीपी टारगेट कितना था, कितना अचीव हुआ, वो सब कुछ, क्योंकि अगर मैं 12 हो तो बताऊँगा तो नहीं याद हो पाएगा। आप तो मैं पहले भी बोला नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में उसको एक ट्रिक के थ्रू बताऊँगा, जिसको बहुत सिंपल ट्रिक है, उसके थ्रू आप तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है।
अब सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था, पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट था और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट था, हैवी इंडस्ट्री जैसे आयरन का हो गया, स्टील का हो गया, सीमेंट का हो गया और भी बहुत सारा, ये सब था ETC, ठीक है। और जो भी था उस सब का डेवलपमेंट, हैवी डेवलपमेंट था, हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट था, ये सेकंड 5 ईयर प्लान था ये था। और पब्लिक सेक्टर, ये दोनों चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। मॉडल क्या नाम था, मॉडल का क्या नाम था, नेहरू मेहलनोबिस मॉडल। उसमें क्या था कि जिस दिन इनका ये जो है फादर ऑफ इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, यही था नाम, ये मेहलनोबिस यही है, इनके बर्थडे के दिन ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है। अब उसमें क्या था, इस सेकंड 5 ईयर प्लान में यही था कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट तेजी से होना चाहिए। तो 3 इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जिसमें क्या था, रोल तेला था, पहला जो था वो था रोल तेला स्टील एंड आयरन डेवलपमेंट इंडस्ट्री। पहला कौन सा था, रोल तेला स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, ठीक है। इसका जो प्लांट लगा था ये उड़ीसा में लगा था, तीसरे हेल्प से लगा था, वेस्ट जर्मनी से हेल्प से लगा था। दूसरा जो था वो भिलाई स्टील प्लांट, आप लोग नाम सुने ही होंगे, उसमें हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में लगा था। उसमें इससे तीसरे मदद से लगा था, रसिया के मदद से, करंट नेम रसिया है। अगर पुराने से हिसाब से देखा जाए तो यूएसएसआर क्या मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये करंट अगर देखा जाए तो ये रसिया है, लेकिन अदर फॉर्मर यूएसएसआर, ठीक है। तीसरा दुर्गापुर स्टील में, कहाँ दुर्गापुर था, वेस्ट बंगाल में, तीसरे मदद से लगा था, यूनाइटेड किंगडम से मदद से ये लगा था। फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट जो लगा था वो टिस्टो था, जमशेदपुर में लगा था 1907 में, ठीक है। पहला आयरन एंड स्टील प्लांट लगा था, ठीक है। ये टाटा का था, जमशेद टाटा, तो उनके जो इतना अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए रहा, उसके लिए उन्हें मेमोरी के रूप में 10 रुपये का कॉइन जिस पे उनका फोटो प्रिंटेड हो, वो उन्हें दिया गया था एज ए मेमोरी। वो उसे यूज नहीं कर सकते, एज ए मेमोरी दिया जाता। और ये पहली बार था कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ट्वाइन हुआ, वो ट्वाइन बनाया गया हो उसके फोटो के नाम पे, ठीक है। तो ये पहली बार था, क्यों, उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री आयरन और स्टील इंडस्ट्री में उस टाइम पे, तो उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। 1956 में क्या हुआ, LIC का फाउंड हुआ हमारा। उसके बाद 1958 में NAFED का फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। NAFED का क्या मतलब है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है, तो इंडिया में तो हमें पता ही है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में हो रहा था उस टाइम पे, तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हो रहा था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो इतना सुविधा उतना नहीं था, इतना IT सेक्टर ये सब इतना डेवलप नहीं था, तो एग्रीकल्चर में बहुत लोग थे उस टाइम पे, अभी भी बहुत लोग एग्रीकल्चर में है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता था, तो उससे जो था इंडिया अच्छे से मार्केट करता था बाकी देशों तो, जो इंडिया तो पता था कि ये जो है वो हमारे लिए हमारा प्लस पॉइंट है। तो अपना जो था एग्रीकल्चर था वो बाकी देशों तो वो सप्लाई करता था, उससे पैसा आता था, वो कौन मैनेज करता था, NAFED मैनेज करता था, ठीक है। और LIC था, फुल फॉर्म क्या था, लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसलिए फुल फॉर्म में इसलिए हर बार सप्ताह लिखा हो तो फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट भी इंडिया सबसे अच्छा बायर है एग्रीकल्चर में, अभी भी इंडिया बहुत आगे है बाकी देश के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग सेकंड 5 ईयर प्लान तक पढ़ चुके थे, ये थर्ड 5 ईयर प्लान है। थर्ड 5 ईयर प्लान में आप लोग ईस्वी जरूर याद रखिए, ये ईयर्स 1961 से 1966 तक, ये ईयर थर्ड 5 ईयर प्लान, इसका इनिशियल ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाना है। पर क्या हुआ था, इंडिया और चाइना का वार हो गया 1962 में। 1962 में इंडिया और चाइना का वार हो गया। उसका इंडिया तो रियलाइज हुआ कि हमें सेल्फ रिलायंस और डिफेंस इंडस्ट्री पे वर्क करना चाहिए, तो इंडिया उसमें, चाइना उसमें जीत गया, इंडिया की हार हुई। तो इंडिया तो रियलाइज हुआ कि हमें सेल्फ रिलायंस और डिफेंस इंडस्ट्री पे और वर्क करना चाहिए। इस मॉडल का नाम था सैंडी सुब्रमण्यन मॉडल। क्या हुआ, 1962 में चाइना का वार हो गया, चाइना के साथ वार हो गया, जिसमें चाइना जीत गया, इंडिया की हार हुई। तो पाकिस्तान तो ये बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान तो ये लगा कि इंडिया हार गया, तो पाकिस्तान भी उस टाइम से प्लानिंग करने लगा कि मैं भी इंडिया के साथ वार करता हूँ और मैं भी जीत जाऊँगा। ये वार हो, बाद में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वार भी किया और पाकिस्तान हार गया, ठीक है। वो हमारा आगे है। उसके बाद 1964 में बता रहा हूँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का स्थापना हुआ झारखंड में, रसिया की मदद से, USSR की मदद से। 1964 में IDBI बैंक का फाउंडेशन रखा गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इससे क्या था कि जो भी लोन इंडस्ट्री के लिए जो भी लोन लेना पड़ता था, इसी से लेना सबसे बेस्ट माना जाता था उस टाइम पे। तो इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट ये IDBI तो माना जाता था उससे लोन लेने के लिए। उसके बाद 1964 में UTI का गठन हुआ, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, एक पार्ट बन गया बैंक, दूसरा पार्ट बन गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड 2003 में बना और बैंक जो बना 2007 में बना। इसका अगर नाम देते तो 2007 में एक्सिस बैंक के नाम से ये जाना गया।
1965 में FCI का गठन हुआ। FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमें तो पता ही है कि एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो जो जैसे गेहूँ हुआ, जिस सब का स्टोरेज कहाँ पे होगा, तो स्टोरेज के लिए FCI का गठन हुआ। तो जो भी फूड का, जो भी एग्रीकल्चर से फूड बनेगा उसको हम लोग स्टोर कहाँ करेंगे, तो FCI की मदद से हम लोग जहाँ पे स्टोर किया जाएगा दोस्तों, FCI उसका ध्यान रखेगा। जैसे 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ। इंडिया और चाइना का जब वार हुआ था तभी इन पाकिस्तान सोच रहा था कि मैं भी इंडिया से वार करता हूँ और मैं भी जीत जाऊंगा, लेकिन उसमें पाकिस्तान की हार हुई और इंडिया जीता। पर इंडिया जीत तो गया, पर इंडिया तो वार में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया। बहुत वार के बाद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ गया, क्योंकि पैसा सारा वार में लग गया, जो भी सब कुछ टूट फूट गया। वार की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो जीता उसको भी नुकसान होता है और हार करने वाले को तो नुकसान होता ही है। तो फिर इसका उपाय निकाला कि डिवैल्यूएशन हुआ। सेकेंड डिवैल्यूएशन हुआ। ये पहला एक बार हो चुका था, पहला 1949 में हुआ था, दूसरा 1966 में हुआ, तीसरा 1991 में। ये पाकिस्तान वाला है, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला हुआ। 3 बार अभी तक डिवैल्यूएशन हो चुका है हमारे करेंसी का। डिवैल्यूएशन पहले होता क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है $8 का, मतलब आपने डालिए $8 इक्वल टू अगर 60 रुपीज़ हुआ, तो अब डिवैल्यूएशन के बाद $8 इक्वल टू 65 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो बोलोगे कि करेंसी का तो बढ़ रहा है, 60 से 65 हो रहा है, लेकिन आप यही एक एग्जाम्पल है, थोड़ा समझिए कि आप तो डेयरी मिल्क खरीदने के लिए, तो डेयरी मिल्क आप एक डेयरी मिल्क अगर आप 60 रुपये में खरीद रहे हैं, अब वही एक डेयरी मिल्क आप तो 65 रुपये में खरीदना है, तो 5 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। उसी क्वांटिटी के लिए आप तो 5 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही ना, ये तो इसी तो डिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो 3 बार डिवैल्यूएशन हो गया। डिवैल्यूएशन क्यों किया इंडिया ने? डिवैल्यूएशन इसके लिए दिया था एक्सपोर्ट तो बढ़ाया जा सकते, बाहरी इंडस्ट्री इंडिया में आए और कम दाम में ज़्यादा चीज़ लेते जाए, यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा और बाहरी वाले लोगों को भी फायदा होगा। इसके लिए डिवैल्यूएशन इंडिया ने किया था। यही हुआ, डिमांड ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि सब पैसा कम पैसे में ज़्यादा चीज़ मिल रहा था, तो सप्लाई तो बढ़ाना था, तो सप्लाई के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोग तो हायर किया और सप्लाई बढ़ा तो लोगों के हाथ में पैसा आया, तो इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है। सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमारा मेन मोटो है 5 ईयर प्लान, तो मैं 5 ईयर प्लान से भटकना नहीं चाहता हूँ। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगा, बेसिक आप तो पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद प्लान हॉलीडे हो गया, क्योंकि जो प्लान हॉलीडे क्यों हो गया, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान जो था उसका फेल्यूर की वजह से प्लान हॉलीडे हो गया। प्लान हॉलीडे तब तक था 1966 से 1969 तक प्लान हॉलीडे था, मतलब इसमें कोई प्लान लाइन नहीं लागू किया गया उस टाइम पे। ये नहीं इस तरह लागू, थर्ड 5 ईयर प्लान था बहुत ज़्यादा फेलियर हो गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान था क्यों फेलियर हो गया था, तो इंडिया और चाइना का वार हुआ, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान, दो वार। इसमें आप तो जानते हैं कि वार में कितना पैसा चला जाता है, कितना रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वही रेट ऑफ रिसोर्सेज देखिए आई गया। उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा वो मैं यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ कि लोगों के हाथ में पैसे आ गए। लोगों के पास हाथ में पैसे क्यों आए, तो बाहरी इंडस्ट्री यहाँ पे सामान खरीदना चाहते थे, यहाँ पे ये लोग प्रोडक्शन इंक्रीज किया, उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। हाँ, तो थर्ड 5 ईयर प्लान हो गया था। अब हमारा आया फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान तब तक था 1969 से 1974 तक था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी हटाना है, ग्रोथ लाना है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है इंडिया में, ये था, ठीक है। इसमें मॉडल था, क्या नाम था? रुद्रा एलन मॉडल। 14 बैंक तो नेशनलाइज किया गया 19 जुलाई तो 1969 तो 14 बैंक तो नेशनलाइज किया गया। उसमें ये सारे बैंक थे, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, ये सारे था नेशनलाइज किया गया। यह न्यूज़पेपर था 13 है, टाइम्स ऑफ इंडिया था उस दिन 1969 19 जुलाई। तो ये न्यूज़पेपर में आया था 20 जुलाई, लेकिन यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट 19 तो ही हो गया था, पर पेपर में 20 तो आया था एक दिन बाद। उसके बाद 1969 में लीड बैंक प्लान लाया गया। लीड बैंक प्लान तो आप समझ लीजिए जोनल बैंक, मतलब एक बैंक है उसके नीचे वो डिस्ट्रिक्ट के सारे बैंक तो हैंडल करेगा। ऊपर वाला बैंक, ये तो ऊपर वाला बैंक है, और वो नीचे वाले, ये ऊपर वाला बैंक है, वो नीचे वाले बैंक जो है वो सब तो ये हैंडल करेगा। ये हो गया मेन बैंक और इसके नीचे हो जाइए। तो लीड बैंक का प्लान लाया गया था 1969 में। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का दोबारा वार हुआ। इस बार तो वार हो चुका था थर्ड 5 ईयर प्लान में, तो इस बार वार क्यों हुआ इसे हम समझते हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान जो था और बांग्लादेश जो था वो पहले एक साथ था, और ये इंडिया था। विभाजन के टाइम पे जब हमारा इंडिया डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी पाकिस्तान का ही राज था, पर बांग्लादेश इंडिया के पास आया और बोला कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता था, पाकिस्तान से हटना चाहता था, तो इंडिया के पास आया और इंडिया तो बोला कि आप मेरी मदद करिए। इंडिया बोला ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा। तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान का वार होना शुरू हो गया।
पाकिस्तान देखा कि इंडिया मदद कर रहा है, बांग्लादेश था, तो पाकिस्तान इंडिया पे भी मिसाइल छोड़ना, ये सब करना, वार करना, पाकिस्तान और इंडिया का भी वार मतलब समझ लीजिए शुरू हो गया। तो फिर बांग्लादेश में क्या था कि बांग्लादेश में यूएसए और यूके के कुछ लोग फंसे हुए थे। तो यूएसए और यूके वाले जो लोग थे, फॉरेन एक्सचेंज वाले, फॉरेन वाले, वो लोग यही बोले थे हमारे आदमी को कम से कम आने दीजिए, आप लोग अपना वार चालू रखिए, हमारे आदमी तो आने दीजिए। बाद में वो इंडिया के पास भी गए और इंडिया तो बोले थे आप वार बंद कर दीजिए, हमारे लोग तो आने दीजिए, लेकिन इंडिया मना कर दिया, इंडिया ये चीज़ से मना कर दिया और वार चलता रहा। तो फिर वो यूएसए और यूके वाले चले गए पाकिस्तान के पास और उन्होंने बोला कि हम आपका सपोर्ट करेंगे इंडिया से वार करने में। तो वो पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगे इंडिया के साथ वार में। उसके बाद इंडिया गया रसिया के पास और इंडिया ने रसिया से मदद लिया और फिर रसिया के साथ मदद लेते इंडिया वापस से पाकिस्तान पे वो वार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वार खत्म हुआ, वरना ये वार चलता ही रहता। हाँ, तो यही मैंने यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखा है कि बांग्लादेश आया इंडिया के पास, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, तो बांग्लादेश ने इंडिया के पास आया, इंडिया ने मदद करने के लिए हाथ कर दिया। फिर पाकिस्तान अटैक किया बांग्लादेश पे, पाकिस्तान देखा कि इंडिया हेल्प कर रहा है तो इंडिया पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। फिर बांग्लादेश में कुछ यूएसए और यूके के लोग फंसे हुए थे, तो वो चाहते थे उनके लोग वापस आ जाएं, तो लेकिन नहीं हुआ, तो वो पाकिस्तान का सपोर्ट करने लग गए, कौन, यूएसए और यूके वाले। तो फिर इंडिया जैसे गया रसिया के पास और रसिया अपना मिसाइल्स, देखिए ये रसिया अपना उसको जेट दिया, रॉकेट दिया, सबमरीन लिया और उससे जाते फाइट स्टॉप हुआ, वरना इंडिया पाकिस्तान का फाइट चलता ही रहता। 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा पॉवर्टी का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। उसका मॉडल का नाम था डीपी धर मॉडल, मॉडल का क्या नाम था, डीपी धर मॉडल। इसमें पहला 1974 में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, यहाँ है ना, स्माइलिंग बुद्धा तोड़ नेम था इसका। उसका 1974 में ही फैमिली प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। मैंने आपको बोला था ना कि फैमिली प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन बार बार होता रहा, क्योंकि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन तभी हुआ ही नहीं। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन होता तो आज हमारा पॉपुलेशन इतना होता। बार बार अभी भी हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी था और आगे भी होगा 5 ईयर फैमिली प्लानिंग का, वापस से स्टार्ट करेगा, वापस से स्टार्ट करेंगे, तभी भी सक्सेसफुली नहीं होगा। उसके बाद 1974 में ही मिनिमम नीड प्रोग्राम लाया गया। मिनिमम नीड प्रोग्राम ये है कि मिनिमम नीड जो होते हैं लोगों की वो फुलफिल किया जाए, ताकि उसकी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, लिविंग स्टैंडर्ड तो इम्प्रूव किया जाए लोगों का। उसकी तो एम किया गया था अंडर प्रिविलेज और अंडर रिजर्व्ड पॉपुलेशन। उसके बाद 1974 था, 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया। ये बस इंपॉर्टेंट यही है इसमें कि 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया। तो सवाल ये पूछता है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम कब लाया गया 1975 में। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम्स नहीं पूछता है, लेकिन मैंने लिख दिया, अगर आपको पढ़ना है तो आप पाउच करके पढ़ सकते हैं। है तो वैसे 25 पर नाम इसका 20 पॉइंट प्रोग्राम है। उसके बाद 2006 में इसको वापस भी लाया गया था, देख रहे हैं आप, 2006 में वापस लाया गया था। उसके बाद 2 अक्टूबर 1975 को आरबीआई बना था। आरबीआई आप लोग एग्जाम देते ही होंगे, ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद का भी ग्रामीण, हर बड़े बड़े बैंक का ग्रामीण बैंक भी है, पंजाब बैंक जैसे उसका ग्रामीण बैंक भी। तो अब आया रोलिंग प्लान आया 1978 से 1980 तक। उस टाइम पे पीएम जो थे वो मोरारजी देसाई जनता पार्टी के, वो फोर्थ पीएम थे ये। मॉडल का नाम था डोनाल्ड मिडाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब इलेक्शन जीत के आई तो उसने ये रोलिंग प्लान तो हटा दिया। 5 ईयर प्लान में ये था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, पुअर का लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, तीसरे वजह से मिनिमम नीड प्रोग्राम की वजह से। मिनिमम नीड प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया पिछले वीडियो में। मिनिमम नीड प्रोग्राम ये होता है कि जो पुअर की मिनिमम जो नीड है जिससे उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, वो फुलफिल कर दिया जाए, कम से कम उसका मिनिमम नीड तो फुलफिल कर दिया जाए। मॉडल का नाम था इनपुट आउटपुट मॉडल। इसके लिए नाम था क्योंकि रॉ मटेरियल भी इंडिया में ही बनेगा और उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट भी इंडिया में ही बनेगा। फॉर एग्जांपल वुड भी जो है वो भी इंडिया का ही होगा, उससे फर्नीचर जो बनेगा वो भी इंडिया में ही बनेगा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन उसके बाद लागू किया गया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से ये हुआ कि हमारा इंडिया जो है वो मिक्स इकोनॉमी पे वर्क करता है, पर उसे कैपिटलिज्म की तरफ मूव करने लग गया। फॉर एग्जांपल सारा पावर गवर्नमेंट के हाथ में था। गवर्नमेंट अब प्राइवेट एंटिटी को पावर दे रहा था ताकि प्राइवेट एंटिटी आए, वो अपना बिजनेस करे। गवर्नमेंट को पता था कि प्राइवेट आया तो प्रॉफिट ज्यादा हो, गवर्नमेंट में इतना एफिशिएंसी नहीं था जितना प्राइवेट में है, उसके लिए गवर्नमेंट भी सारा हैंडल प्राइवेट तो करने लग गया था। अब लिबरलाइजेशन का मतलब ये था
रिमूवल ऑफ कंट्रोल इन ऑर्डर टू इंकरेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही तो मैंने बोला था, प्राइवेट आएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा, गवर्नमेंट भी ये बात समझता है, उसके लिए सारा पावर वो प्राइवेट को हैंडल कर रहा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में। लिबरलाइजेशन का वही मतलब है, यहाँ डिफिनीशन मैंने लिख दिया है। नेहरूवियन खत्म हो गया, इसके बाद ये लाने के बाद कैपिटलिज्म के तरफ जो इंडिया मूव करने लगा, तो नेहरूवियन खत्म हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो था यहाँ पे समापन होना शुरू हो गया। उस समय पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। आप एक्सपोनेंशियली देखिए, एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, देखिए आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का। 1980 में 6 प्राइवेट बैंक तो और नेशनलाइज कर दिया, पहले 14 तो किया था, अब 6 और कर दिया गया। 12 जुलाई 1982 में नबार्ड बना। नबार्ड का मतलब क्या है कि ये एग्रीकल्चर और रूरल के लिए क्रेडिट लोन लेने के लिए ये बेस्ट बैंक माना जाता है। नबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल के लिए लोन लेने के लिए ये बेस्ट बैंक है। इसका फुल फॉर्म अगर फुल फॉर्म पूछ देता है तो फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पूछता है, उसके लिए आप याद रखना। उसके बाद 1982 में जीम हुआ, जीम बैंक मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में ये बैंक का हेल्प होता है। नबार्ड ही फाइनेंस दिया स्टार्ट। तो स्टार्ट क्या है? स्टार्ट है स्टेट कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नबार्ड के फाइनेंस से ही ये भी इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नबार्ड के फाइनेंस से स्टेट कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड इसको फाइनेंस दिया। जीम का मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या था? नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड क्या काम करता था? एग्रीकल्चर और रूरल को वो क्रेडिट देता था। 6 बैंक तो प्राइवेटाइज किया गया 1980 में। उसके बाद आया 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए सारे सेक्टर में, जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसके लिए उस टाइम पे इस सब पे फोकस करने लगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। मॉडल का नाम था कमोडिटी बेस्ड मॉडल। 1986 में स्पीड पोस्ट जो था वो शुरू हुआ था और फिर 8 अप्रैल 2015 तो इसको बंद कर दिया गया। इसके लिए बंद कर दिया गया कि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जियो आ गया था, तो लोग इंटरनेट का यूज़ करने लगे थे, मोबाइल का यूज़ करने लगे थे मनी ट्रांसफ़र के लिए। उसके लिए ई मोबाइल देते थे यहाँ पे, गवर्नमेंट ई मोबाइल लॉन्च किया जो थी वो देख रहा था कि 1896 में स्पीड पोस्ट चलता था, लेकिन 2015 के आसपास स्पीड पोस्ट चलना बंद हो गया था। तो ई मोबाइल था, ई मनी ट्रांसफ़र था, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। 2008 में ही लॉन्च कर दिया था, पर 2015 में उन्हें रियलाइज हुआ कि अब इसे बंद कर देना चाहिए, तो उन्होंने ट्रायल के रूप में इसे लॉन्च किया था, पर इसे अच्छा सक्सेस मिला, उसके लिए 2015 में इसे बंद कर दिया था। वैसे ही 15 और 16 में तो जियो आ गया था, तो इंटरनेट का वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइप हो गया। उस वजह से जैसे बूढ़े लोग हैं वो लोग तो इंटरनेट का मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो वहाँ जहाँ पे वो स्पीड पोस्ट करने के लिए जाते थे वहाँ पे एक एम्प्लॉय रहेगा जो उनका मनी ट्रांसफ़र मोबाइल के थ्रू कर देगा। ये प्रोसेस भी ई मनी में यही प्रोसेस गवर्नमेंट करवाता है, जितने इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1988 में NHB का स्थापना हुआ, नेशनल हाउसिंग बोर्ड था। 1988 में ही सेबी था हुआ, सेबी था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इनोमस बॉडी शुरू में नहीं था, बाद में इनोमस बॉडी 1992 में हुआ था। 1992 में ये इनोमस बॉडी हुआ था। तो मतलब तो इस पे रेगुलेशन नहीं ला सकता है, ये खुद ही है अपने आप में हाई है, इसके ऊपर तो यार बॉडी नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी का यही मतलब हुआ। हाँ, सेबी का क्या मतलब है? सेबी का ये है कि जो माल प्रैक्टिस होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग, जो आप लोग 1992 मूवी देते होंगे, उसमें जो माल प्रैक्टिस यही होता है ना कि अंदर की बात बता देता है, उस हिसाब से ये ट्रेडिंग कर लेता है। तो वही इनसाइडर ट्रेडिंग का यही मतलब हुआ कि अंदर ट्रेड किसका भाव जाने वाला है, किसका भाव बढ़ने वाला है। ये इम्प्लॉय तो अंदर तो इम्प्लॉय को पता होगा, जो टॉप इम्प्लॉय होगा वो बाहर जाते ट्रेडर तो बता देगा, उससे वो स्टॉक खरीद लिया। इसी तो बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो आप इस टाइम 1992 मूवी में भी देते ही होंगे। उस टाइम डिलीवरी तो मतलब शेयर खरीद लिया पर उसे डिलीवर लेट से हो रहा है, तो जो लेट से हो रहा है उस बीच में जितना टाइम और ड्यूरेशन जो तो होल्ड करते रहता है उसमें भी वो प्रॉफिट कमा लिया, तो ये भी इलीगल था। तो उसे रोकने के लिए भी सेबी का स्थापना हुआ। रूल और रेगुलेशन का जो वायलेशन हो रहा था उसे रोकने के लिए हुआ। और लिस्टिंग नहीं हो रहा था, बहुत लोग बस मतलब कहीं पे प्रूफ नहीं आती, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, बस अंदर ही अंदर वो लोग कर रहे हैं, तो विदाउट एनी प्रूफ। तो लिस्टिंग होना चाहिए, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने बोला 1992 में ये ऑटोनोमस बॉडी बना, पहले ये नहीं था, नॉन ऑटोनोमस था, बाद में ये ऑटोनोमस बना।
ये सेल्फ रेगुलेशन सेबी का था कि 25 करोड़ से नीचे 25 करोड़ से ऊपर जो कंपनी इनकम था, सेबी का ये था कि जो भी 25 करोड़ से ऊपर जो कंपनी का इनकम था उस पर रेगुलेशन करता था सेबी। तो 25 करोड़ से नीचे जिसका इनकम था उस पर कौन करता था, तो उस पर करता था सिडबी, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका यही काम था कि 25 करोड़ से नीचे जितना जो कंपनी था जो 25 करोड़ से नीचे कमाता था एनुअली, उस पे इसका रेगुलेशन था, और 25 करोड़ से ऊपर वाले पे सेबी था। इसको वॉच डॉग ऑफ शेयर मार्केट भी इसको बोला जाता है, सेबी। तो अब उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, गवर्नमेंट तो भी लॉस हो रहा था, जीडीपी इतना ग्रोथ था नहीं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। अभी भी आप नया बजट देखेंगे तो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की बहुत बात हुई, बैन था डिसइन्वेस्टमेंट। तो उस टाइम पे भी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था, तो डिसइन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट बात थी। तो डिसइन्वेस्टमेंट दो तरह से होता था, माइनॉरिटी डिसइन सेल और स्ट्रेटेजिक सेल। माइनॉरिटी सेल में गवर्नमेंट तो मैक्सिमम 49% ही बेच सकता है, और स्ट्रेटेजिक सेल में गवर्नमेंट 51% मिनिमम 51% शेयर बेचेगा। डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए भी करता था क्योंकि एसिड गवर्नमेंट अपनी एसिड तो बेचता था, और उससे जो पैसा आता था वो नए जगह आता था, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इकोनॉमिक अनस्टेबलाइजेशन इतना ज़्यादा था, वो तो आप समझ ही रहे थे, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पे आ गया था, तो इकोनॉमिक बूस्ट इतना ज़्यादा नहीं था। तो उस तरह 7 5-year प्लान के बाद 8 5-year प्लान इतना आ नहीं पाया, कुछ दिन तक नहीं आया। तब तक आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ला दिया गया, तो 8 5-year प्लान तब नहीं आया था। 1990 से 1991 तक फॉरेस्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में चाहते थे डिफरेंट कंट्री का मनी एक्सचेंज होता था इसमें, इसके थ्रू एनुअली मनी एक्सचेंज जितना हुआ उसको इवेल्युएट किया जाता था एनुअली। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये था कि ये 1990 से 1991 तक था। 1990 से 1991 तक फॉरेस्ट का स्थापना हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में था जो अलग अलग कंट्री के जो मनी थे उसका इवेल्युएशन होता था, मनी एक्सचेंज का इवेल्युएशन होता था एनुअली। उस टाइम पे जो पीएम थे वो थे नरसिम्हा राव, यही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। वहाँ पे इंडिया थी फाइनेंशियली इतना ज़्यादा अनस्टेबल था कि उसका इंडिया पे अगर टोटल देखा जाए जितना पैसा था तो 1 बिलियन ही था, जिसका लगभग 100 करोड़ के आसपास हुआ। इतना ही पैसा पूरे इंडिया के पास था, जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था उस टाइम पे। तो एक नया मॉडल लागू किया गया हमारा इकोनॉमी तो बूस्ट करने के लिए, जितना था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG। ये नया मॉडल लागू किया गया हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिसमें फ्री मार्केट किया गया। तो कोई भी कंपनी है जो इंडिया में मार्केट करना, बिजनेस करना चाहती है, वो आती बिजनेस कर सकती है, कोई भी कंपनी। तो ये रेगुलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन शुरू में इंडिया भी इससे बहुत डरा हुआ था, तो उन्हें लग रहा था कि वापस से कहीं ब्रिटिशर्स जैसा ना हो जाए, वापस से फॉरेन कंट्री आए और इंडिया पे राज करने लगे। पर उन्हें बाद में लगा कि ये नीड ऑफ द आवर है, हमें ये करना ही चाहिए, इसी से हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा, वरना इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जाएगा इंडिया में। इसलिए वो अलाउ कर दिए थे, कोई भी कंपनी बाहर था जो इंडिया में बिजनेस करना चाहती है वो इंडिया में जाकर बिजनेस कर सकती है। 1990 में LPG रिफॉर्म्स हुआ और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसमें हमारा इकोनॉमी बूस्ट हुआ, जो इंडिया का एम था वो हुआ, हमारा इकोनॉमी बूस्ट हुआ। ठीक है, तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह लागू। तो उस टाइम पे 8 5-year प्लान नहीं लागू हो पाया, तो उस समय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हो गया था। हमारा इकोनॉमी जो वीक था उसे बूस्ट करने में सब लगे हुए थे। तो 8 5-year प्लान, उसके बाद 8 5-year प्लान ये है, ये 1992 से 1997 तक था। इसमें ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का क्या डेवलपमेंट वो बताता हूँ क्या है। मॉडल का नाम था जॉन डब्ल्यू म्यूलर मॉडल। मॉडल का क्या नाम था? जॉन डब्ल्यू म्यूलर मॉडल। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी। यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिर ये योजना लाना पड़ा था प्रधानमंत्री को। तो ये योजना का नाम क्या था? 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1995 में WTO का मेंबर बना इंडिया। WTO का क्या था कि वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है, हर एक कंट्री का वो रेगुलेशन इससे थ्रू होता था कि हर कंट्री का जितना ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता था डिफरेंट कंट्री के बीच में, इसको रेगुलेट करता था WTO।
अब ये जो मैंने बोला ना कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज ये था कि आप टोटल देते, टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए 0 से लेते इनफाइनाइट तक जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है इस सर्कल में, वाइट वाले सर्कल में, उसमें से ये जो ब्लैक वाला जो ट्रायंगल है, उसमें वो लोग हैं जो कि मैक्सिमम रिसोर्स 18 से 62 के एज के बीच में है, जो रिसोर्स तो है पर वो अभी कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, मतलब वो आदमी तो है लेकिन वो मनी जनरेशन में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। और ये इसमें वो है जो 14 से 62 के बीच में जो मनी जनरेट कर पा रहे हैं। तो हमारा एम यही है कि ये ह्यूमन रिसोर्स जो 14 से 62 के बीच में है, इन्हें भी हम कन्वर्ट कर पाए, तो ये ह्यूमन रिसोर्स थे कैपिटल रिसोर्स में कन्वर्ट हो पाए, ये लोग भी कैपिटल जनरेट कर पाए, मनी जनरेशन हो पाए इन लोग का भी। तो यही था हमारा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब, यही था कि जो लोग हमारे 14 से 62 ईयर्स के बीच में है वो भी हमारा रिसोर्स जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसे भी हम लोग कैपिटलिज्म में कन्वर्ट कर पाए, वो लोग मनी जनरेट कर पाए, जिससे एम्प्लॉयमेंट बनेगा, उन्हें भी मनी जनरेशन होगा, लोग उनके हाथ में भी पैसा आएगा मतलब। और ये जो सर्कल में है रेड सर्कल, इसमें वो लोग हैं जो 14 से 62 एज के बीच में है और वो मनी जनरेट कर पा रहे हैं। तो इनके तरह ही हमें इन्हें भी बनाना है, जो ये ब्लैक ट्रायंगल में है इन्हें बनाना है हमें रेड सर्कल जैसा ही। टोटल पॉपुलेशन ये है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से आप समझिए। टोटल पॉपुलेशन ये है वाइट सर्कल वाला, उसमें से ये ट्रायंगल वाला वो लोग हैं जो कि 14 से 62 ईयर्स के बीच में है, लेकिन वो लोग मनी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और ये जो सर्कल में है रेड सर्कल में, वो लोग ये जो 14 से 62 ईयर्स के बीच में है और वो मनी जनरेट कर पा रहे हैं। तो हमें ये सर्कल रेड सर्कल जैसा ही बनाना है, ये पूरा ट्रायंगल, तो हमें पूरा रेड करना है, ये पूरा ही रेड होना चाहिए, पूरा ट्रायंगल रेड होना चाहिए पूरा, हमारा यही एम है। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद आया 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 के बीच में था। उसमें क्या था कि इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रहा है, तो गरीब के पास बहुत ज़्यादा कम पैसा है और अमीर के पास और पैसा हो रहा है, वो इक्वालिटी तो कम करने के लिए ये प्लान लाया गया था और इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ाने के लिए प्लान लाया गया था। उसके लिए आप देखिए इसमें जो वर्क भी हुआ है वो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा हुआ है। आप देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान तो क्रेडिट कार्ड उसका बनाया गया, इसके लिए भी बनाया गया ताकि वो अच्छे से ट्रांजेक्शन कर सके, इंटरनेशनल मार्केट नेशनल मार्केट तक पहुंच सके, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रिसेशन आ गया था उसी समय में, तो ये इतना फेलियर रहा। उस टाइम पे जीडीपी टारगेट जो था वो था 7.1 और लेकिन हम लोग अचीव किए 6.8, ये टारगेट अचीव किए। अब आप देखते होंगे कि मैं जीडीपी की भी बात कर रहा हूँ, पहले मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा, तो अब ये सब जो है ना 9, 10, 11, 12 ये बहुत छोटा ही 5 ईयर प्लान है, इसलिए मैं जीडीपी की भी बात कर रहा हूँ। और फिर इसी वीडियो में मैं कंप्लीट भी बात करूँगा, तो वीडियो में लास्ट में मैं कंप्लीट कौन सा फेलियर रहा, कौन सा अच्छा रहा, किसका जीडीपी ज़्यादा था, वो भी बात होगा इसमें। 10th 5 ईयर प्लान आया। 10th 5 ईयर प्लान का ये था कि हमें 8% जीडीपी ग्रोथ लाना है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, पॉवर्टी रेट 5% से डिक्रीज हुआ 2007 तक। उसके बाद 20 पॉइंट प्रोग्राम फिर से लाया गया, यहाँ पे 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था वो फिर से लागू हुआ इस टाइम पे। 11th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, ये 2007 से 2012 के बीच में था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारा रुक गया था वो उसको बूस्ट करने के लिए प्लान लाया गया था। उसमें हमारा सोशल सेक्टर पे ध्यान दिया गया और प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। आप देख रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि एजुकेशन ही है जो लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर सकता है, उन्हें उनकी सारी मेन स्ट्रेंथ यूज करने के लिए एजुकेशन सिखाएगा, सब कुछ बताएगा, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। 12th 5 ईयर प्लान आया तब से तब तक 2012 से 2017 तक। उसमें क्या था, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर ग्रोथ, मेन फोकस ऑन सोशल सेक्टर, यही सोशल सेक्टर में ग्रोथ था। 11th तक सोशल सेक्टर में ग्रोथ था, ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए, उसके सस्टेनेबल होना चाहिए लोगों का लाइफस्टाइल उस टाइम पे बेटर होना चाहिए। लोग मेन यही है कि लाइफस्टाइल बेटर करना था, जो उनको कम से मिनिमम जो नीड है, मिनिमम नीड प्रोग्राम भी आया था, मिनिमम नीड जो उनका है वो कम से कम फुलफिल हो जाता, तो उनका लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड तो थोड़ा बेटर हो। इसका टारगेट था 8.2 इनिशियली, लेकिन बाद में एनडीसी ने सजेस्ट किया कि इसका 8% ही लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत अनस्टेबिलिटी है अभी। एनडीसी का मतलब हुआ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही ये बोला कि अभी मार्केट बहुत अनस्टेबल है, हम लोग 8.2 नहीं लेते चलते हैं, 8 लेते चलते हैं टारगेट। हाँ, अब ये देखिए, आप जीडीपी देखिए, हाईएस्ट जीडीपी कौन से प्लान का दिया था, 11th और 10th का दिया था। 11th में टारगेट हमारा था 9%, जिसमें अचीव हुआ 8.1%।
10th में टारगेट था 7.9%, अचीव हुआ 7.1%। उसके बाद देखिए आप सक्सेसफुल कौन सा रहा, फेलियर कौन सा रहा। तो सक्सेसफुल कौन सा रहा, 11th रहा, सक्सेसफुल कौन सा रहा, फर्स्ट रहा, 8 रहा, 7 रहा, 5 रहा और 6 रहा। फेलियर कौन सा रहा, 3 रहा, 4 रहा, 9 रहा, 11 रहा, 2 रहा, 10 रहा। इस तो याद करने का ये तरीका है कि आप जो सक्सेसफुल रहा वो याद कर लीजिए, और टोटल है कितना है, 12 है। तो जो सक्सेसफुल रहा उसको छोड़ते जो रहा वो सब फेलियर रहा। सक्सेसफुल कौन सा रहा, 1 रहा, 8 रहा, 7 रहा, 5 रहा और 6 रहा। ये सक्सेसफुल याद रखिए। बाकी आप टोटल 12 था, बचा हुआ जो है वो फेलियर रहा। और हाईएस्ट कौन सा रहा, 10 और 11। 10 और 11 जो था वो हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ था। कितना था वो भी आप चलिए याद कर लिए, 9 2 तम 10 2 तम 8, दो का डिफरेंस है, देख रहे हैं आप। 11 था 9%, लेकिन अचीव हुआ 8 ही। 10 था 8%, 7.9, जिसमें 7.7 अचीव हुआ। तो ये हमारा प्लान सारा 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। आप लोग पूरे सीरीज में बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा और भी बहुत सारा सीरीज है, मॉडर्न इंडिया पे, वो सब भी आप देखिए। महात्मा गांधी पे बहुत सारा सीरीज है, आप पूरा वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा सीरीज मैंने लाया है। 11th 12th 10th सब बच्चों के लिए भी लाया है। आप सारा प्लेलिस्ट देखिए, आप इसमें बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।